चमन है। चमन जी। और मैं लखनऊ से आता हूँ, इन दिनों यहाँ हूँ। और मैं सुभाष चंद्र जी और आलोक यात्री जी के प्रति बहुत आभारी हूँ, उन्होंने यह अवसर उपलब्ध कराया आप लोगों से मिलने का। मंचासीन एवं सभागार में उपस्थित आप सभी को नमस्कार। मैं समय भी हो रहा है, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। वैसे भी अध्यक्ष के लिए कुछ कहने को रह नहीं जाता है, सारी बातें पहले कही जा चुकी होती हैं। तो मैं सुभाष चंद्र जी की, अशोक मिश्रा जी और कमलेश भट्ट जी और अक्षय जी की बातों से ही बातें निकाल के 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात तो जो जितना मैं कहानी के बाद, देखिए मैं कोई नसीहत करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं अपने जो मैंने अनुभव किया है, जो मैं सोचता हूँ वो बात क्यों कह रहा हूँ। मैंने जो समझा है, कहानी का मुख्य तत्व है कहानीपन। कहानी में कहानीपन होना चाहिए, अन्यथा वह या तो संस्मरण होकर रह जाएगा या रिपोर्टाज होकर रह जाएगा। जितनी घटना होती है अखबार में रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं या हम अपने पुराने बातों की कहीं संस्मरण कर देते हैं, तो उनसे अलग कहानी क्यों है? उसका कारण ये है, उसमें कहानीपन होना चाहिए जो कि पाठक को शुरुआत से ही बांध ले, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ कहते कहते अंत तक कहानी को पढ़ ले जाए। तो कहानीपन के अभाव में कहानी नहीं बनती। मैंने पहली बात ये सीखी। दूसरी बात यह है कि कोई भी रचना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी कमजोरी हो, एक बार में कतई नहीं बनती। आप कोई भी कहानी या कविता ही सही, गजल ही सही, आप लिखिए, लिख के भूल जाइए, 15-20 दिन, 1 महीने बाद फिर उठाइए तो खुद को लगता है कि इसमें बहुत कमी है, फिर आप उसको संशोधित करिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर 1 महीने बाद उठाइए। मैंने एक जगह और कहीं कहा था, जो मेरे हिसाब से कहानी बनना, अगर आप लोगों ने दशहरे पे जो दुर्गा जी की प्रतिमा रखी जाती है, वो प्रतिमा बनने की प्रक्रिया देखी होगी, तो मेरे हिसाब से कहानी उसी बनती है। प्रतिमा कैसे बनाई जाती है? पहले लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है कील से, फिर उस पर पुआल लपेटा जाता है, फिर उस पर रस्सी बांधी जाती है, फिर उस पर चिकनी मिट्टी का लेप किया जाता है, सुखाने के बाद उसको तराशा जाता है, फिर पेंट किया जाता है, फिर उस पर श्रृंगार किए जाते हैं, फिर वस्त्र पहनाए जाते हैं, तब जाकर मूर्ति बनती है। बिल्कुल कहानी ऐसे ही कई स्टेजेज में प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तब पक के कहानी निकलती है। कहानी इतनी आसान चीज नहीं। एक अगली बात जो मैंने समझा कि एक लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 1000 लाइन पढ़िए। 1000 लाइन पढ़ने के बाद कहीं एक लाइन ढंग के लिखने की सालियत आती है, ढंग मिलता है। और बड़े लोगों को पढ़िए, ऐसे ही कोई बड़ा किसे हो गया भाई, हम आज भी प्रेमचंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, अभी आपने दिया उनका चेखव का नाम दिया, वो 5 साल, क्यों ऐसे हम नाम ले रहे हैं? आज सैकड़ों साल तो मरे हो गए, कुछ तो कुछ में था। तो अगर हम उनको पढ़ेंगे नहीं तो हमें दृष्टि नहीं मिलेगी और हमें लिखने की ढंग या कला नहीं मिलेगी। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी, लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कहानी में एक उद्देश्य होना चाहिए। भाई किसी भी बात को आप कहानी के रूप में कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, क्या जरूरत है कहने की? उसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए कि हम इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो एक उद्देश्य बात होनी चाहिए, कुछ एक संदेश हो, उद्देश्य हो कि वो खत्म जहां हो वहां पाठक कुछ सोचने के लिए विवश हो जाए, उसके दिमाग में थोड़ी सी तो हलचल हो कि हाँ ये इस कारण से कहानी लिखी गई थी, इस कहानी का ये मैसेज है। और एक और बात कि कहानी जो समाज में हो रहा है केवल उसको कह देना ही कहानी नहीं होना चाहिए। कहानीकार या साहित्यकार का मतलब ये भी है कि क्या बताए कि क्या होना चाहिए, केवल क्या हो रहा है नहीं। हो तो रहा, हम सब देख रहे हैं कि तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं, तमाम विकृतियां हैं समाज में, लेकिन इनमें क्या होना चाहिए ये भी बताना हमारा ही काम है, साहित्यकार का ही काम है। और कहानी के माध्यम से ही या किसी अन्य रचना के माध्यम से ही इसको बताया जा सकता है। ये सब तो एक सामान्य बातें थी जो मैंने कहानी को लेके मैंने समझा है।
आज जो कहानियाँ सुनाई गई हैं उनके बारे में, पहली कहानी सवाल। पहली बात तो ये थी कि ये कहानी कुछ बिखरी बिखरी सी लग रही थी, और दूसरी बात कि ये कहानी एकदम से समय 3 कहानियों को जोड़ के एक कहानी कर दी गई है। बात कहाँ शुरू होती है? कौशल विकास के कार्यक्रम से, और फिर कहाँ वो आ जाती है उसके शादी पे, कि शादी की पसंदगी नापसंदगी पे, और फिर उसके बाद वो बहू सास बहू की बात आ जाती है। लेकिन तीनों में कहीं तारतम्य हमें नहीं लगता, नहीं बन पाता है। दूसरी बात कि अगर कहानी में कोई हम घटना या कोई बात बता रहे हैं तो उसके पीछे कारण भी तो होना चाहिए। अब बात आ रही है वही कि बहू सास को पसंद नहीं करती, जबकि पहले बताया जा चुका है कि जब प्रेम विवाह की बात चलती है तो सास ही केवल अकेली है जो साथ देती है, वो चाहती है, लेकिन उसी सास को बहुत पसंद नहीं करती। तो कोई कारण तो होना चाहिए, तो उस कारण का अभाव है। फिर कहानी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है एकाएक कि इसमें थोड़ा ठहराव होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि सारी बातें आप एक ही कहानी में कहिए। आप कौशल विकास वाले पोर्शन को छोड़ सकते थे, आप केवल वो उनके प्रेम विवाह की बात और वहां से आगे कहानी शुरू करते, आप उसको भी छोड़ सकते थे। केवल जो आखिरी कहानी का पैसेज है वही अपने आप में परिपूर्ण है, और उसी को लेकर बहुत बेहतरीन कहानी बुनी जा सकती है। जो आखिरी है मैसेज की, वो अकेलापन, और वो फिर गूगल के माध्यम से तलाशते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक घर में 4 मेंबर, यहाँ तक पति पत्नी भी हो, उधर मोबाइल लेकर बैठे, उधर मोबाइल लेकर बैठे हैं। ये एक, तो इसी को केवल लेके एक बहुत अच्छी कहानी आप कर सकती थी। तो ये मेरा कहना था इस कहानी के लिए। और दूसरी कहानी पश्चाताप। इसमें क्या है कि ये भी कहानी में कहूँगा, ये तो 2 कहानियां हैं, और बब्बू से और उनके पिता से के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। या तो आप बब्बू की बात करिए या पिता की बात करिए, और अगर दोनों की बात साफ करनी है तो उसमें संबंध जोड़िए। मेरे हिसाब से पहली बात तो जो नरेटर है कहानी का, वो जैसा कि किसी ने कमेंट भी किया था कि बेहतर यह होता कि जब वो बब्बू मर जाता है उसकी एक्सीडेंट में, तो वो जाता उनके बच्चों से मिलता कि भाई क्या बात थी, कोई इतने विक्षिप्त से रहते थे। उन बच्चे कहते कि भाई हम लोग इतने अपने कामों में व्यस्त हैं, आज के हमारी नौकरी है, हमारे इतना जहाँ जाना पड़ता वहाँ जाना पड़ता, हमारा व्यवसाय है, हम लोग नहीं जानते कि वो क्यों परेशान रहते थे, और हम लोग उनके पास बैठ नहीं पाते थे, हम लोग मालूम नहीं। और यहाँ से उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि वो अकेलापन था उसका, जो कहते हैं ना कि मन की बात कह देने से आदमी हल्का हो जाता है, और इस चीज़ का सबसे बड़ा अभाव है आज के समाज में। तो बच्चे जब जाता नरेटर, बच्चे कहते भाई हम नहीं जानते, वो तो पता नहीं क्या ऐसे मिजाज के थे, हम लोग बस टाइम कहाँ रहे उनके पास बैठे, हमें इतना व्यवसाय है, इतनी नौकरी है, यहाँ भाग दौड़ वहाँ। और वहीं भी स्ट्राइक करता नरेटर के दिमाग में कि वो ये बात थी, अकेलापन था उसका, जिसके लेके वो विक्षिप्त हो गया था। और खूबसूरती इस कहानी में एक और वहाँ आ सकती थी, अगर पिता से जोड़ना ही था तो, कि नरेटर का पिता मर चुका होता, तब वो पश्चाताप सही लाइन सामने आता कि वो ये बात मेरे पिता की साथ थी, देखिए मैं तब पश्चाताप फिर हो कहाँ रहा है, पश्चाताप इसमें हुआ ही नहीं, वो तुमने पिता से बात कर लिया, बात खत्म हो गई। पश्चाताप तो तब होता जब वो पिता से बात किए बगैर पिता मर जाता, और पश्चाताप उसे रह जाता दिमाग में। तो एक ये कहानी में एक खूबसूरती आ सकती थी। और तीसरी कहानी ये मनीषा जी की घंटी वाला मैसेज, ये तो वाकई ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म पे कोई धारावाहिक देख रहे हैं। तो ये सही मानिए ये कहानी बन नहीं पाई। कहानी का आपने उन्वान तो बड़ा अच्छा दिया था, लगा कि हाँ कुछ नई बात नए तरीके से कहने जा रही हैं, लेकिन फिर आके वहीं रह गया, और यहाँ भी आपस में संबंध जुड़ नहीं पाया। पहले अच्छा आपने इतनी जल्दीबाजी की, पहली बात आपने कह दिया कि लाइलाज बीमारी, भाई बीमारी क्या थी, बीमारी तो आप बता सकती थी। दूसरी बात ये थी कि वो उन्होंने पैसे कमाने के लिए खूब नौकरी की, मेहनत किया, कमारी क्या किया, कैसे कहीं लॉटरी निकल गई उनकी, कहाँ से एकदम से पैसे आ गए। और फिर वो जो अपने माँ बाप को रिझाने के लिए जो करते हैं, बिल्कुल नाटकीयता।
तो कहानी में नाटकीयता, मैंने पहले भी कहा कि कहानी में सबसे बड़ी चीज होती है पाठक की विश्वसनीयता। और विश्वसनीयता तभी आएगी जब कहानी आपके जमीन से जुड़ी होगी, आपके इर्द गिर्द से जुड़ी होगी, वास्तविकता से जुड़ी होगी। जो कहानी जितनी अधिक वास्तविकता से जुड़ी होगी वो उतनी अधिक विश्वसनीय होगी, उतनी अधिक पठनीय होगी और उतनी अधिक आपकी मकबूल होगी। तो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि आप पाठक के बीच से उठाइए, उनके संवाद उठाइए, उनकी घटनाओं को उठाइए और तब कहानी बनाइए। उससे कहानी के इसमें तत्व तो हैं, लेकिन इसको धारावाहिक बनाने से रोक के कहानी बनाइए, अब मेरा कहना है। और समय भी हो गया है और मैं लगता ज़्यादा बोल गया, तो पुनः आप सभी के प्रति आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश श्रीवास्तव।